हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस का वेटेज 25 नंबर का होता है। और हम इस सीरीज में वैसे प्रश्नों को करते हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को बजाना ना भूलें, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां पहले से ही 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 297 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड हो, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगा। हम आपको पिछले कुछ क्लास में बताए थे कि ये चार्ट बताए थे, शायद आपको याद हो। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ बर्फ़ होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पे जल जो पानी होता है वह बर्फ़ होती है। 0 से 100 डिग्री के बीच पानी होता है और 100 डिग्री के बाद वो वाष्प बन जाता है। बर्फ़ मतलब ठोस, पानी हुआ तो द्रव, और वाष्प बना तो गैस। ठीक है, तो हमसे पूछा 297 डिग्री पर गैस जल की भौतिक स्थिति क्या होता है। अब 297 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये 100 के बाद ही आएगा। ये 100 के बाद ही ना आएगा, तो 100 के बाद क्या है, वाष्प है। और वाष्प क्या होता है, गैस होता है, तो गैस आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैसीय अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है। पानी का क्वथनांक बिंदु जो होता है, यहाँ पे तो बर्फ़ होता है, यहाँ पानी होता है, यहाँ पे वाष्प होता है। तो क्वथनांक बिंदु से तात्पर्य क्या है, जिस तापमान पर पानी जो है वह उबलने लगे, पानी उबलने लगे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलने लगता है। तो यही हमारा क्वथनांक बिंदु हो गया जल के लिए। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यही हमसे अगर केल्विन में पूछ लेता तो सेंटीग्रेड को केल्विन में क्या बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100 में हम 273 को जोड़ देते तो 373 डिग्री केल्विन हो जाता। सॉरी, डिग्री नहीं, केल्विन हो जाता। ठीक है, 373 केल्विन। लेकिन यहाँ पे हमसे सेंटीग्रेड में पूछा है, इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर केल्विन में पूछता तो 373 हो जाता। किस रंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब देखिए, यहाँ 7 रंग, ये प्रकाश में 7 रंग होता है। कौन कौन सा होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, देखिए इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है, नीचे से ऊपर जा रहे, ठीक, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और ऊपर का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। नीचे से ऊपर बढ़ते बढ़ते तरंग दैर्ध्य की लंबाई बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। नीचे जो है उसका सबसे कम और ऊपर जो है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सही है। और अगर तरंग दैर्ध्य तो लाल की सबसे ज़्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य लाल की सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यही हमसे पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति किसकी ज़्यादा होती है। आवृत्ति किसकी ज़्यादा होती है, तो आवृत्ति का मतलब क्या हुआ, आवृत्ति किसको बोलते हैं, आवृत्ति इसे बोलते हैं 1 सेकेंड में जितना बार वो करता है, जितना बार अप डाउन होता है। तो देखिए लाल का तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, तो ये 1 सेकंड में तो कम ही बार होगा ना। और देखिए वॉयलेट का तरंग दैर्ध्य देखिए जल्दी होगा, तो 1 सेकंड में ज़्यादा, तो आवृत्ति हो जाता है इसका ज़्यादा हो जाता है। बैंगनी का आवृत्ति ज़्यादा होगा और लाल का आवृत्ति कम होगा, इसका कम होगा, लाल की आवृत्ति कम होगा। लेकिन वही अगर तरंग दैर्ध्य किसको बोलता है, तरंग दैर्ध्य किसे बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोला जाता है जब दो लगातार शीर्ष की बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, जिसको लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तो लाल की तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन जो बैंगनी का तरंग दैर्ध्य होगा वो तो सबसे कम होगा, उसका देखिए यहाँ से यहाँ तक सबसे कम होगा। तो तरंग दैर्ध्य बोले तब लाल का ज़्यादा
तरंग दैर्ध्य बोले, यहाँ हमसे तरंग दैर्ध्य ही पूछा है, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य होता है, तो तरंग दैर्ध्य लाल का ज़्यादा होता है। और अगर हमसे आवृत्ति पूछता तो बैंगनी का हो जाता। आवृत्ति पूछता तो बैंगनी का हो जाता सबसे ज़्यादा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पे होता है जहाँ वायु दाब क्या होता है, वायु दाब कम होता है। अब संपीड़न देखिए, स्प्रिंग ऐसे होता है, जब तक हम इस पर दाब नहीं लगाएंगे तब तक ये ऐसा ही रहेगा। यदि हम इस पर दाब लगा दिए तब क्या हो जाएगा, यही स्प्रिंग दब के इतना हो जाएगा, तो संपीड़न का निर्माण किस स्थान पर होता है, जहाँ पे अगर दाब अधिक होगा वहीं ना होगा, दाब अगर नहीं होगा तो संपीड़न होगा ही नहीं। तो दाब जहाँ अधिक होगा वहीं होगा संपीड़न। तो दाब उच्च होना चाहिए, तभी जाके संपीड़न हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकार के डैश से संबंधित है। यहाँ प्रकार नहीं होगा, यहाँ प्रकाश होगा। ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। हाँ, तो टिंडल प्रभाव प्रकाश से डैश से, तो देखिए यहाँ प्रकाश होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, प्रकाश होगा। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव जब हम किसी कोलाइड विलयन में मान लीजिए कोलाइड विलयन है, इस पर हम प्रकाश डालते हैं हम, और जैसे प्रकाश डाले हैं और इसका हम लंबवत अगर देखते हैं, जिस मार्ग से प्रकाश डाले इसका अगर लंबवत देखते हैं तो इसमें कोलाइड विलयन में हमको ये प्रकाश का जो मार्ग है वो साफ साफ दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। जैसे कोलाइड विलयन मतलब दूध है, ये मान लीजिए दूध है, इसमें हम अगर प्रकाश डालेंगे, टॉर्च जलाएंगे, तो इसमें प्रकाश का जो मार्ग होगा वो हमको साफ साफ दिखाई देगा। हम इसके लंबवत देखेंगे तब। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो ये क्या है, ये प्रकीर्णन का ही ना उदाहरण है, ये प्रकीर्णन का उदाहरण है, तो प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति है। अब प्रकाश की गति क्या होती है, अपवर्तनांक बराबर c/v होती है, जहाँ पे ये म्यू जो है हम सब का डिनोट कर देते हैं, उसके बाद लिखेंगे फिर। ठीक है, म्यू जो है वो अपवर्तनांक है, c जो है प्रकाश की गति है, और जो v है वो माध्यम में प्रकाश की गति, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की गति। अब देखिए कि म्यू बराबर c/v होती है। म्यू अपवर्तनांक हमें दे दिया है 1.5, v हमको तो पता ही है प्रकाश की गति क्या होती है 3 × 10⁸, और v हमसे पूछा है। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बट्टा 1.5, और जब इसको काटेंगे 1.5 से 3 को तो 2 बार में जाएगा, तो क्या हो गया 2, तो क्या हो गया v बराबर हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये देखिए 2 × ये देखिए बी ऑप्शन में देखिए 2 × 10⁸ ऑप्शन में है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं। अब याद रखिएगा कि धातु जितना भी धातु होता है, धातु मतलब मेटल, उसका जो ऑक्साइड होता है, जब ऑक्सीजन के साथ वो प्रतिक्रिया करती है तो उसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है, क्षार होता है, क्षारीय प्रकृति की होती है। जितना भी धातु होता है सबका जब ऑक्सीजन से वो प्रतिक्रिया करती है तो उसका जो नेचर होता है वो क्षारीय होती है, बेसिक होती है। लेकिन 3 ऐसा है जो उभयधर्मी होती है। मतलब क्षारीय बोलने का क्या मतलब, ये जो क्षारीय है वो सिर्फ अम्ल से प्रतिक्रिया करेगी, लेकिन 3 ऐसा भी होता है जो उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब ये हुआ कि वो अम्ल से भी प्रतिक्रिया कर लेती है और क्षार से भी प्रतिक्रिया कर लेती है, इसीलिए उसको
उभयधर्मी बोलते हैं, लेकिन है वो धातु का ही ऑक्साइड। जैसे हम 3 ही होता है, याद कर लीजिएगा, Al2O3 ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, ZnO जिंक ऑक्साइड और PbO2, ठीक है, ये लेड का ऑक्साइड, ठीक है। ये 3 जो होता है ये उभयधर्मी है, इसको याद रख लीजिएगा, बराबर क्वेश्चन पूछता है इससे। और ये 3 ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड, Al2O3, ZnO और PbO2, यही 3 जो होता है ये उभयधर्मी है। ये अम्ल से भी प्रतिक्रिया कर लेती है और जल से भी प्रतिक्रिया कर लेती है, इसीलिए इसको उभयधर्मी बोलते हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु ऑक्साइड आमतौर पे, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ था यहाँ धातु ऑक्साइड था। धातु ऑक्साइड बेसिक होता है, क्षारीय होता है, और हमसे अब बाद में पूछ रहा कि अधातु ऑक्साइड कैसा होता है। अधातु ऑक्साइड होता है अम्लीय, अधातु ऑक्साइड अम्लीय, अधातु ऑक्साइड अम्लीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो देखिए हम बताए हैं कि अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। देखिए सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब तो अधातु है। कार्बन भी अधातु है, लेकिन याद रखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय नहीं होता है, जबकि सारा ही होता है, जितना भी अधातु ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति। अब देखिए हम बताए हैं कि धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, बेसिक होती है। देखिए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है। धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होती है, वो अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है? लवण और जल, नमक और पानी बनाती है। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताए जो अन्य भिन्न है, अन्य से भिन्न है। तो हम 3 ठो बताए थे, क्या क्या बताए थे? Al2O3, ZnO और PbO2, ये 3 बताए थे। ये बताए थे ना कि ये सबसे अलग है। ये है तो धातु का ऑक्साइड, लेकिन इसका नेचर होना चाहिए था बेसिक यानी क्षारीय, लेकिन है ये उभयधर्मी, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस सब ऑप्शन में कौन, ये 3 में से कोई दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, Al2O3 दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो होता है 2 प्रकार का होता है, हम दिखाते हैं। एक होता है संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है 2, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में तिहरा बंधन नहीं, तिहरा बंधन तो असंतृप्त का उदाहरण है। दोहरा बंधन नहीं, ये भी असंतृप्त है। एकल बंधन, हाँ एकल बंधन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन, ठीक है। 2 कार्बन परमाणु के बीच में आयनिक बंधन, ये आयनिक बंधन का बात अभी नहीं की है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड जब भी रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन? अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो हम सभी का बना के देखते हैं, सभी का बनाते हैं। CH2, तो CH2 बोल के कुछ होता ही नहीं, इसका बनेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन का बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाती है, इसमें तो हाइड्रोजन 2 ही है, ठीक है। और कार्बन भी एक है, अगर कार्बन 2 रहता तो हम किसी भी तरह इसका वैलेंसी को पूरा करवा देते हैं, लेकिन इसमें करवा ही नहीं सकते हैं। अब देखिए C2H2, अब मान लीजिए C2H2, देखिए कार्बन का कितना बॉन्ड हुआ? 1 2 3, लेकिन एक और यहाँ होगा कार्बन कार्बन के बीच में तिहरा बंधन, ठीक है।
इसमें जो हो गया बी ऑप्शन में ये ऐसा बन गया। तो देखिए ये संतृप्त है, ये तो 3 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो संतृप्त कब होता है जब एक बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। अब देखते हैं सी ऑप्शन बना के, कार्बन कार्बन के बीच में C2H4 है, ये देखिए, लेकिन यहाँ भी देखिए कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंधन है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए अब लास्ट वाला ऑप्शन देखिए C2H6, यहाँ पे देखिएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड। और एक बात जान लीजिए कि वही होगा, ये एल्केन है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो एल्केन में, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, यहाँ होता है CnH2n और यहाँ होता है CnH2n-2। तो देखिए ये एल्केन में ही सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्कीन और एल्काइन में इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन जो एल्कीन है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ये जो है ये इथीन है, सॉरी इथेन है, ये क्या है, इथेन है, समझ गए, इथेन। क्योंकि देखिए CN के जगह पे अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ फिर 2 रखिए, H 2 दूना 4 + 2 6, ये हो गया ना इथीन, सॉरी इथेन, इथेन हो गया। लेकिन ये सब जो है दूसरा ग्रुप का ही है, ठीक है। तो एल्केन में जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त मतलब फिर से बताएं कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में क्या, कार्बन के बीच में, या फिर उसमें सारा में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मीथेन जब लिखते हैं CH4 यही लिखते हैं, ये लिखते हैं। देखिए यहाँ पे सारा में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये देखिए मीथेन जो है ये सिंगल बॉन्ड है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, C6H6, ये तो सभी जानते होंगे आप लोग। C6H6 किसका फार्मूला होता है, बेंजीन का, C6H6 एक में फिर से बनाते हैं, C। ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और इसका संरचना ऐसे बनती है, ठीक है, इसका संरचना ऐसे बनती है। ये कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे बनती है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। देखिए 2 चीज़ याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है जल को पहुंचाता है पौधे के सभी भाग में, और फ्लोएम जो है भोजन को पहुंचाता है, मिनरल्स को पहुंचाता है, ठीक है। जाइलम जल को, देखिए जौ से जाइलम, जौ से जल, याद रखने का ये ट्रिक है, जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जाइलम जो है जल को पहुंचाता है और फ्लोएम जो है भोजन को पहुंचाता है। तो हमसे यहाँ पे भोजन पूछा है, तो भोजन के लिए फ्लोएम लगाएंगे, ठीक है। और एक केलन कायमा और पेरन कायमा जो होता है, केलन कायमा होता है जो पेड़ को लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग मतलब जो उसके माता पिता से ही मतलब उसके अंदर आया है। तो ये थैलेसीमिया जो होता है ये आनुवांशिक रोग है। इसमें इसका लक्षण क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो सही से बन नहीं पाता है बच्चों में, लेकिन होता है ये थैलेसीमिया रोग जो होता है बच्चों में होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन बन नहीं पाती है। इसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण ढंग से नहीं हो पाती, हीमोग्लोबिन का निर्माण सही से नहीं हो पाती, नहीं होती, ठीक है,
नहीं होती, बच्चों में होती है ये। और इसका पहचान 3 मास के बाद मतलब 3 महीने के बाद ही इसका पहचान हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का कौन सा घटक भोजन नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? अब मतलब सही रक्त का कौन सा ऐसा भाग है जो भोजन को और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को परिवहन करवाता है? ठीक है, तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के द्वारा ही भोजन और नाइट्रोजन युक्त कचरे को परिवहन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्यों? अब आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्यों, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जो है सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, जिसके कारण आद्य वायुमंडल कम हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत। अब प्रतिशत निकालने के लिए पहले इसका द्रव्यमान संख्या निकालेंगे। तो N का हम जानते हैं कि 14 होता है, तो एक जगह 14 हो गया क्योंकि पहला वाला N एक ही तो है। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो 1 गुना 4 बराबर 4 हो गया। अब फिर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का तो 14 होता ही है, और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो 3 से गुना कर देंगे तो 48। तो कितना हो गया? 14 4 22, सॉरी 14 और 4 18, 18 18 और 14 32, सबको जोड़ दीजिए। 14, एक काम कीजिए, ये 14 और ये 14 दोनों मिलके 28 हो गया। 28 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 32 हो गया। अब ये 32 में ये 48 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 हो गया ना, 80 हो गया। इसका द्रव्यमान संख्या कितना हुआ टोटल का? 80। हमसे पूछा नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो नाइट्रोजन कितना है? 1 और 2, 2 नाइट्रोजन मतलब 28 नाइट्रोजन है। सिर्फ नाइट्रोजन ही का ना निकालना है हमको, तो 28/80 गुना 100। जब इसको करेंगे तो 20 25 100, 20 चौका 4 7 28, कितना आ गया? 35% आया। 35% आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें हमसे पूछा है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है, तो इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत 35% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो सुने होंगे कि कभी भी परमाणु भार जब मापा जाता है तो किसके साथ तुलना करते हैं? कार्बन के साथ तुलना बोलते हैं ना। कार्बन के परमाणु का 1/12 भाग, कार्बन के परमाणु का 1/12 भाग होता है। ठीक है, तो कार्बन के साथ तुलना करते हैं। ठीक है, कार्बन के साथ तुलना करते हैं। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और एक बार फिर से अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इस चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।